चलिए अब नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। रिलेटेड तो इससे ही है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जितने भी हमारे डीसी या एसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी स्टार्टर, बट हमारे लिए मेन है ट्रांसफार्मर। हम वही पढ़ेंगे और चोक कॉइल पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोटर जनरेटर आपने पढ़ी है क्लास 10th में। ठीक है, इनसे इतना कुछ आता नहीं है, तो मेनली हम ट्रांसफार्मर से स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर जो नाम है वो अपने आप में गलत नाम है, मिसनोमर है एक तरह का। ट्रांसफार्मर मतलब ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करे। बेसिकली हमें पता है ट्रांसफार्मर तो ऐसी चीज़ होगी जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे, बट यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, बट हाई सप्लाई की लो बन रही है, लो सप्लाई की हाई बन रही है, कह देते हैं तो कोई ऐसी बात है। ट्रांसफार्मर कहने को क्या जाता है ट्रांसफार्मर। देखो बच्चों, ट्रांसफार्मर जो है एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू वेरी एसी वोल्टेजेस। एसी वोल्टेज को वेरी या चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दैट इज़ used to vary या change AC voltages। और ट्रांसफार्मर जो अपने नाम पे कलंक है एक, क्यों? इट इज़ एन मिसनोमर, ये एक तरह का मिसनोमर है। ठीक है, तो इट इज़ अ मिसनोमर एज इट। मिसनोमर मतलब नाम कुछ और काम कुछ और। नाम तो इसका यह है कि ट्रांसफार्मर मतलब ऐसा लग रहा है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में ही रहने देता है। इट इज़ अ मिसनोमर एज इट डजंट ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट, है ना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। ठीक है, ये बात है। अब ये दो टाइप का होता है, दो टाइप्स। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बताऊंगा क्या क्राइटेरिया है, कैसे बनाते हैं स्टेप अप स्टेप डाउन, बट अभी ये समझ लो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये होते हैं। स्टेप अप में क्या होता है, वोल्टेज पहले के मुकाबले बढ़ जाती है, स्टेप डाउन में पहले के मुकाबले घट जाती है। यहाँ हम दो कॉइल यूज़ करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी। तो आप ये समझ सकते हैं स्टेप अप में क्या है कि इनिशियली मतलब प्राइमरी में वोल्टेज कम है और सेकेंडरी में बढ़ गई, और स्टेप डाउन क्या है, प्राइमरी में ज़्यादा थी स्टेप अप, तो आपको पता चल गया कि प्राइमरी में ज़्यादा है, नहीं प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में क्या कर दी, ज़्यादा कर दी, वो स्टेप अप है। स्टेप डाउन में क्या होगा, प्राइमरी में ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में उसके मुकाबले प्राइमरी के मुकाबले क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज़ है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब आप ये देख लो कि इसका प्रिंसिपल क्या है, या ये वही म्यूचुअल इंडक्शन जो हमने पढ़ा था उस पर बेस है। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, वर्क करने का प्रिंसिपल क्या है इसका, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग का प्रिंसिपल क्या है ये देखते हैं। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन। मेन बात ये है, बेस्ड अपॉन म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज whenever ये पढ़ लो, रेक्टिफायर भी ये चीज़ है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का ये वर्क है उसमें। दैट इज whenever मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस। अब चाहे वो पॉजिटिव सेंस में बढ़े या घटे, बढ़ेगा तो वहाँ घट जाएगा, घटेगा तो बढ़ जाएगा सेकेंडरी में। तो whenever मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद प्राइमरी कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस EMF
या EMF इज इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, या इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल, प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब ज़रा डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आप लोग समझ ही लेना क्या चीज़ है ना। तो यहाँ हम लैमिनेटेड कोर्स लेते हैं। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं ना, ये पतले पतले लैमिनेटेड कोर्स बनाने। ये हो गया है ना, ये हमारा लैमिनेटेड कोर है। और क्या खास बनाएंगे इसे, ऐसा सही है। अच्छा 3D में चाहिए तुम्हें तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ बना लेते हैं बड़ा सा ना, समझ ही लेना। ये हो गया, इनको ऐसे जोड़ लेंगे, ऐसे कुछ ऐसी तरह का जोड़ेंगे इन्हें, है ना। इसको भी इधर से ऐसे ही जोड़ेंगे, ये ऐसे। ठीक है, और इनको थोड़ा वो कर लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ये क्लियर, ऐसी चीज़ है। तो ये हमारा लैमिनेटेड कोर हो गया। ठीक है, इसे हम बोल लेंगे अपना लैमिनेटेड कोर। और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करेंगे, इसके थ्रू करेंगे। तो यहाँ हम अपनी प्राइमरी कॉइल बना लेते हैं ना, ये हमारी प्राइमरी कॉइल हो गई ये। ठीक है, इसमें हम AC सप्लाई लगा के रखते हैं। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है P1 P2। और वहाँ सेकेंडरी कॉइल होगी, इसमें लोड रेजिस्टेंस लगा के रखेंगे। इसे बोल लेते हैं हम इनपुट AC है, ये इनपुट AC। वहाँ सेकेंडरी कॉइल लगा के रखेंगे ऐसे, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है S1 S2। और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगा के रखेंगे। लोड रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, जैसे आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, TV फ्रिज AC, वो चीज़ है। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, वहाँ पे EMF इंड्यूस होगा वाया लैमिनेटेड कोर। ये आपका लैमिनेटेड कोर है ना। थोड़ा बुक से आप और अच्छे से डायग्राम देख सकते हैं, ये भी चल जाएगा, ऐसा भी ठीक ही है ना। ये भी तो ठीक ही है एक तरह से, इसमें क्या ख़राबी है, ये भी ठीक है। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद देखो, और कुछ तो है नहीं है। लोड रेजिस्टेंस ये इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। अब जरा इसके थ्योरी और वर्किंग देखते हैं, होता क्या है। वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। ठीक है, सारी चीज़ आपको पता है पहले से ही। वर्किंग कभी नहीं आती इसकी। आपको पता है कि प्राइमरी में हम क्या करेंगे, इस AC की वजह से ऑब्वियसली AC का हर सेकंड मैग्नीट्यूड क्या होता है, चेंज होता है। तो AC में फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स है बट फ्लक्स का चेंज होना ज़रूरी है। तो फ्लक्स चेंज होगा जिसकी वजह से EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। कहाँ पे, सेकेंडरी में। वहीं से हमें स्टेप अप और स्टेप डाउन वाली कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है। तो थ्योरी और वर्किंग देखो इसकी कैसे लिखेंगे। पहले हम ये देख लेंगे कि लेट द थ्योरी और वर्किंग है ना, वर्किंग या थ्योरी, कि लेट द EMF सप्लाइड टू प्राइमरी। EMF जो हमने प्राइमरी को सप्लाई करी है ना, अब प्राइमरी को ही कर रहे हैं, सेकेंडरी को तो नहीं करेंगे, वो अलग बात है, स्टेप अप स्टेप डाउन हो जाएगा। इज़ E प्राइमरी इज़ इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। ये हमने क्या करी, प्राइमरी को EMF सप्लाई करी। ठीक है, ये चीज़ है। नाउ एक पर्टिकुलर यहाँ क्वेश्चन या ये बात मान के चलेंगे कि
क्योंकि हर म्यूचुअल इंडक्शन में सेल्फ इंडक्शन ज़रूर होता है। हाँ, वो अलग बात है कि म्यूचुअल इंडक्शन हमेशा सेल्फ इंडक्शन को क्या करेगा, सुपरसीड करेगा, बढ़ेगा उससे, मतलब उसके ऊपर डोमिनेंस होगी किसकी, म्यूचुअल की सेल्फ से। तो हम कुछ ऐसा मानेंगे तो कि जब EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी में, वो सिर्फ उसी के बराबर होगा कि जो हमारी प्राइमरी की वोल्टेज है, ठीक है। तो इंड्यूस EMF इन प्राइमरी इज इक्वल टू प्राइमरी वोल्टेज, मतलब जो पहले से वोल्टेज है प्राइमरी में उसके बराबर ही होगा इंड्यूस EMF, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज। अब प्राइमरी वोल्टेज को हम मान लेंगे EP, सेम एज वेल एज हम ये भी मानेंगे एंड एज वेल एज EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज, जो हमारी हो जाएगी E सेकेंडरी। अब ट्रांसफार्मर का पहला प्रोटोटाइप तो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने, ठीक है। ट्रांसफार्मर का पहला जो प्रोटोटाइप है वो किसने दिया? फैराडे ने दिया। और फैराडे ने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू फैराडे के हिसाब से EMF पर टन इन प्राइमरी कॉइल EMF कौन सा वाला? इंड्यूस EMF पर टन इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू इंड्यूस EMF पर टन इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में जो EMF होगा पर टन और प्राइमरी कॉइल में जो EMF होगा पर टन, वो दोनों होंगे भैया बराबर, ठीक है। ये चीज़ है। तब हम कुछ मान लेते हैं। EP जो है वो है EMF ऑफ प्राइमरी कॉइल P1 P2। ES क्या है? EMF या वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल S1 S2। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया है EMF और प्राइमरी वोल्टेज और EMF और सेकेंडरी वोल्टेज क्या होंगी? सेम होगी कि इंड्यूस EMF जो सेकेंडरी में है वो सेकेंडरी वोल्टेज के बराबर होगा और इंड्यूस EMF जो प्राइमरी में है वो प्राइमरी वोल्टेज के बराबर होगा। तो EMF मान लो आप इसे प्राइमरी का, या आप वोल्टेज मान लो, बात तो एक ही चलेगी, है ना। यहाँ पे भी ऐसी चीज़ है, या तो आप इसे ES को वोल्टेज मान लो या आप इसे क्या मान लो? इंड्यूस EMF मान लो, बात एक ही है। क्योंकि जितना इंड्यूस EMF होगा उतनी ही वोल्टेजेस है। और क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ बतानी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हम मान लेते हैं कि फैराडे के हिसाब से NS जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल S1 S2 और NP जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, जो कि है हमारी P1 P2। ये चीज़ है। अब एक मेन बात ये है, तो फैराडे का लॉ लगाएं, EMF पर टर्न प्राइमरी और EMF पर टर्न सेकेंडरी के सेम है। तो EMF पर टर्न प्राइमरी में और EMF पर टर्न सेकेंडरी में क्या है? सेम है। तो हम ये बोल सकते हैं, देखो EMF कुछ और नहीं होता, d∅b/dt होता है। आपको पता है इंड्यूस EMF हमेशा यही होता है। और इन्होंने बोला इंड्यूस EMF प्राइमरी सेकेंडरी में दोनों में सेम है। तो हम d∅b/dt को देखो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्राइमरी में टोटल EMF इंड्यूस हुआ EP, या वोल्टेज थी EP, और कुल मिला के टर्म्स थे इसमें NP। और सेकेंडरी में टोटल EMF थी ES और टर्म्स थे इसमें NS। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ दिस इज़ नथिंग, अगर मैं नीचे वाली चीज़ को क्या कर दूँ? 1 कर दूँ, नंबर ऑफ़ टर्न्स को 1 कर दूँ, तो ये क्या है? इंड्यूस EMF पर टर्न इन प्राइमरी। और अगर इस नंबर ऑफ़ टर्न्स इन सेकेंडरी को भी 1 कर दूँ तो ये होगा इंड्यूस EMF पर टर्न इन सेकेंडरी। तो फैराडे ये कहना चाह रहा था, ठीक है।
फैराडे भाई आपका कुछ और नहीं ये कहना चाह रहा था कि EMF पर टर्न इन प्राइमरी, नीचे वाली चीज़ को 1 करते हैं देखो डेफिनेशन में, तो EMF पर टर्न इन प्राइमरी इज इक्वल टू EMF पर टर्न इन सेकेंडरी, ठीक है। तो नीचे वाली चीज़ को 1 करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात ये थी। अब देखो मैंने क्या करा, भाई साथ में कर लिए, EP बाई ES से नीचे आया, EP के नीचे ES आ गया, NP ऊपर जाएगा तो ये होगा NP बाई NS, ये हो गया। अब एक काम करेंगे कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि वो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ आएगी। देखो क्या, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP, ये हम पे आ गया। ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। बच्चों देखो, अगर हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है तो हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में इंड्यूस EMF तो है नहीं, इंड्यूस EMF में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो सिर्फ एक चीज़ में है, नंबर ऑफ़ टर्न्स में, वो हम अपने हाथों से कम ज़्यादा कर सकते हैं, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। हमारे हाथों में नंबर ऑफ़ टर्न्स है, तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, कि सेकेंडरी कौन होगा, प्राइमरी कौन होगा, या स्टेप अप कब करेंगे, स्टेप डाउन कब करेंगे, तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वाया चेंजिंग द नंबर ऑफ़ टर्न्स। टर्न्स को हम कंट्रोल करके कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई, NS अपॉन NP को नई चीज़ बोली जिसको बोलते हैं K, और K होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। K कुछ और नहीं है, K क्या है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। यही डिसाइड करेगा कि स्टेप अप होना है या स्टेप डाउन होना है, क्योंकि हमारे हाथ में देखो EMF इन सेकेंडरी या EMF इन प्राइमरी को कंट्रोल करना नहीं है, हमारे हाथ में टर्न्स को कंट्रोल करना है। हम अपने हाथों से वाइंडिंग जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। EMF इंड्यूस हमारे हाथों में नहीं है, हमारे हाथों में सिर्फ टर्न्स को कंट्रोल करना है। तो उसी से हम क्या करते हैं, NS और NP को ही हम चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर इन क्राइटेरिया फॉर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया, सोल क्राइटेरिया फॉर स्टेप अप या डाउन। स्टेप और स्टेप डाउन करने के लिए, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए NS अपॉन NP बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट से देखो हम पे क्या आया कि ES अपॉन EP और NS अपॉन NP दोनों बराबर हैं, कितने के बराबर, K के। इसे हम संभाल के रखेंगे। अब देखो हम स्टेप अप और स्टेप डाउन का क्राइटेरिया लिखेंगे। आपको पता है देखो, किसी चीज़ को स्टेप अप करना है, आपने देखा था EMF को अगर हमें इंड्यूस EMF को बढ़ाना है या घटाना है तो हम वो किस बेस पे कर सकते हैं, टर्न्स के बेस पे। EMF को इंड्यूस करने के बहुत तरीके हैं। एक तो आपने देखा था एरिया, टर्न्स, टॉर्सनल कांस्टेंट। तो आज हमारे हाथ में टर्न्स है, EMF तो कभी आए ही नहीं हुआ, ठीक है, EMF को तो खुद करना ही है। तो अब देखो कैसे स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हैं। तो देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या करना पड़ेगा, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या करना पड़ेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या करना पड़ेगा और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ देख लेते हैं। पहले इंक भर लेते हैं फिर देख लेंगे। क्लियर, शाबाश। तो देखो बच्चों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मतलब आपको क्या करना है, EMF बढ़ानी है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मतलब आपको समझ में ही आ गया ना, बढ़ानी है वोल्टेज। इसका मतलब सेकेंडरी में अब जो EMF है वो प्राइमरी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यही तो कहना चाहते हो। ES इज़ ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, EP होना चाहिए, ठीक है। और स्टेप डाउन में क्या है, स्टेप डाउन में सेकेंडरी में प्राइमरी से कम रखना है EMF। तो उसका मतलब ही तो होता है डाउन करना, मतलब पहले जितना EMF था उससे कम। तो सेकेंडरी में अब प्राइमरी से क्या आएगा, कम आएगा। अब आप खुद सोचो, ES इज़ लेस देन EP हो गया, तो ES अपॉन EP कितना आया, खुद सोचो। यहाँ से ये EP इधर गया तो वहाँ 1 बचेगा, तो ES अपॉन EP क्या आया, लेस देन 1 आया। और यहाँ पे क्या है देखो, ES अपॉन EP ये ऐसा आया। तो बताओ 1 इज़ ग्रेटर देन ES अपॉन EP। यहाँ पे ES अपॉन EP ग्रेटर देन 1 है, और यहाँ पे ES अपॉन EP 1 से क्या है, लेस है। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ES अपॉन EP जो है, या ऐसे ES अपॉन EP ऐसे ही रहेगा ना, ये ऐसे, ये 1 इज़ ग्रेटर देन ES अपॉन EP, और यहाँ पे क्या है, ES अपॉन EP इज़ ग्रेटर देन 1। अब आप खुद देखो, ES अपॉन EP अगर 1 से ज़्यादा है
ये चीज़ अगर 1 से ज़्यादा है तो मतलब k जो है, क्योंकि ये चीज़ कुछ और नहीं है k है, अगर ES/EP 1 से ज़्यादा है और ES/EP कुछ और नहीं है k है, तो k भी क्या हुआ, 1 से ज़्यादा हुआ। मतलब जब भी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज़्यादा होगी तो स्टेप अप कन्फिग्रेशन आ जाएगी। स्टेप अप के लिए आपको पता है वोल्टेज बढ़ानी है, तो सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा हुई तो EP को नीचे ले गया, तो ES/EP क्या आया, 1 से कम आया। और अगर 1 से ज़्यादा आया, और अगर ES/EP 1 से ज़्यादा आ गया मतलब k भी 1 से ज़्यादा आ गया। और अगर k 1 से ज़्यादा आ गया मतलब NS/NP, क्योंकि NS/NP कुछ और नहीं है, NS/NP है क्या, अब आप खुद देखो NS/NP क्या है, ES/EP है, और NS/NP है किसके बराबर, k के बराबर, और k खुद 1 से ज़्यादा आ गया तो NS/NP भी क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। तो असली कहानी तो यहाँ से बननी चाहिए कि NS इज़ ग्रेटर देन NP, ये, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो NP और NS के बीच में क्या रिलेशन आ जाएगी कि NS इज़ ग्रेटर देन NP। तो आपको ये याद रखना है। तो इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर को तो हम ऐसे बोलेंगे कि अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि सेकेंडरी में EMF इंड्यूस प्राइमरी से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर सेकेंडरी में जो इंड्यूस EMF है वो प्राइमरी से ज़्यादा है तो ES/EP 1 से ज़्यादा आया, और ES/EP कुछ और नहीं है, k है। तो अगर ES/EP k से ज़्यादा मतलब 1 से ज़्यादा आया तो k भी 1 से क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। और अगर k 1 से ज़्यादा आ गया तो NS/NP भी 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो NS इज़ ग्रेटर देन NP। तो बस सिंपल सी बात ये है, स्टेप अप में जब आप सेकेंडरी में टर्म्स बढ़ा दोगे प्राइमरी से कंपैरिजन में, प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में अगर टर्म्स ज़्यादा हो तो EMF इंड्यूस भी सेकेंडरी में क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ ज़्यादा टर्म्स होंगे वहाँ EMF इंड्यूस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर आपको स्टेप अप करना है तो सेकेंडरी में ज़्यादा EMF चाहिए, सेकेंडरी में ज़्यादा EMF चाहिए तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ी होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से बड़ी करनी है तो नंबर ऑफ टर्म्स इन सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा होने चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 1 इज़ ग्रेटर देन ES/EP है या ES/EP लेस देन 1 है। अगर ES/EP k होता, क्योंकि यहाँ पे ES/EP लेस देन 1 है तो k भी क्या हुआ, 1 से क्या हुआ, कम हुआ। और अगर k 1 से कम हुआ तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी भी 1 से क्या हुए, कम हुए। और अगर ये कम हुए तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लेसर देन हुए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। मतलब अगर आपको स्टेप डाउन करना है तो इसका मतलब सेकेंडरी में EMF इंड्यूस एज कंपैरिजन टू प्राइमरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और कम तभी होगा जब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से क्या होगी, कम होगी। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अगर 1 से कम है तो NS/NP भी 1 से क्या आएगा, कम आएगा। मतलब NP में NS के मुकाबले टर्म्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और NS में क्या होंगे, कम होंगे। ये चीज़ है, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन देख लिया आपने ठीक से, बहुत बढ़िया। अगर हम ये माने कि यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा, इफ़ देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो क्या होगा, देखो now assuming there is no loss of energy, assuming there is no loss of energy, there is no loss of energy। मान लिया अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा तो होगा क्या, तो एनर्जी एट प्राइमरी और एनर्जी एट सेकेंडरी क्या होगी, सेम होगी। एनर्जी एट प्राइमरी P1 P2 और एनर्जी एट सेकेंडरी S1 S2 क्या होगी, सेम होगी। बच्चों मैं चाह रहा हूँ यहाँ आप एनर्जी लिखो पर सेकंड, पावर के टर्म्स में, ठीक है। पावर भी तो एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो पावर को EI ले लो, तो एनर्जी यहाँ पर सेकंड देखना चाह रहा हूँ मैं। ये सारी चीज़ें मैं पर सेकंड देखूँगा, ठीक है। पर सेकंड ही देखेंगे ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिसिटी में तो पर सेकंड ही देखनी चाहिए सारी चीज़ें। तो एनर्जी होगी प्राइमरी में, एनर्जी होगी पावर के टर्म्स में वोल्टेज इनटू करंट। तो EP होगी वोल्टेज और करंट हो गया IP। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ हो गया EF और यहाँ पे हो गया IF, ठीक है। तो EP इंटू IP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS। बच्चों हमें आदत तो ES अपॉन EP की है, ES अपॉन EP ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से आ गया ES अपॉन EP और यहाँ पे आएगा IP बाई कितना, IS। तो ऐसे मत सोचना कि ये ओम्स लॉ का उल्टा है, यहाँ पे E और I के बीच में कैसे रिलेशन है, इन्वर्स। तो ओम्स लॉ का तो यहाँ लेना देना ही नहीं है ना, वो मत सोचो। ये हो गया, और यही बराबर होता है NS अपॉन NP के, और यही बराबर होता है K के। तो आपको पता चला K की वैल्यू क्या है, NS अपॉन NP या ES अपॉन EP या IP बाई IS, ये चीज़ है।
अब अगर मैं एक और बार बताऊँ स्टेप अप एक बार फाइनली देखें तो स्टेप अप में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ग्रेटर होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से, और ईएमएफ इन सेकेंडरी ग्रेटर होना चाहिए ईएमएफ इन प्राइमरी से, और के इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए 1, ये आपको पता है। पर ई और आई में कैसे रिलेशन है, इन्वर्स। अगर ये सेकेंडरी ऊपर है तो यहाँ पे सेकेंडरी कहाँ है, नीचे। तो अगर स्टेप अप में सेकेंडरी ज़्यादा चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी ज़्यादा चाहिए ईएमएफ, तो करंट प्राइमरी में ज़्यादा चाहिए होगा। ये सबसे मेन बात है, प्राइमरी में करंट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा करंट होगी तभी ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा वहाँ और आगे जाएगा वो, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ आगे डेवलप होगा। तो इन्वर्स रिलेशन है, देखो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा, के की वैल्यू 1 से ज़्यादा कब आएगी, जब टर्न्स सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा हो, जब ईएमएफ इंड्यूस सेकेंडरी में प्राइमरी से ज़्यादा हो, और जब प्राइमरी में करंट क्या हो, सेकेंडरी से ज़्यादा हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का उल्टा हिसाब है यहाँ, करंट यहाँ प्राइमरी में ज़्यादा होना चाहिए। जबकि अगर हम स्टेप डाउन देखें, क्या देखें, स्टेप डाउन, अगर हम स्टेप डाउन देखें तो स्टेप डाउन में क्या है, देखो के 1 से कम होना चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ग्रेटर होना चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी से। के 1 से कम है ना, अच्छा उसके टर्म में लिखना चाहते हो ऊपर के तो लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लेसर होंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी से, ईएमएफ इन सेकेंडरी लेसर होगा ईएमएफ इन प्राइमरी से। बट करंट का उल्टा होगा, करंट किस में ज़्यादा होगा, सेकेंडरी में ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू प्राइमरी। ये चीज़ है, क्योंकि के 1 से कम है, 1 से कम ये कब होगा, जब प्राइमरी में करंट सेकेंडरी से क्या हो, कम हो, ठीक है। ये चीज़ है, इतना क्लियर है। अब इसमें एक फाइनली चीज़ आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आपको पता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर होता है। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की हमें क्या देखनी है, एफिशिएंसी देखनी है। ईटा से डिनोट होती है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर अपॉन कितनी, इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। आउटपुट पावर आपको पता है पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट, तो ई सेकेंडरी आई सेकेंडरी अपॉन ई प्राइमरी आई प्राइमरी। अगर हम पे कोई आइडियल ट्रांसफार्मर हो, कौन सा ट्रांसफार्मर हो, आइडियल ट्रांसफार्मर हो, तो उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 100% आएगी, ठीक है, या नंबर में 1 आएगी। एफिशिएंसी या तो 100% आएगी या तो नंबर में क्या आएगी, 1 आएगी। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई पावर लॉस नहीं होगा, और कोई पावर लॉस नहीं होगा इसका मतलब आपको पता है ऊपर से ही दिख रहा है, एफिशिएंसी अगर 1 हो जाए तो ईपीआईपी और ईएसआईएस सेम हो जाएगा। अब ज़रा हम ट्रांसफार्मर के यूज़ और ट्रांसफार्मर में किस तरह के लॉसेस होते हैं वो हम देखना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। तो अब हम ये देखेंगे कि कितने तरह के एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। बहुत तरह के होते हैं, कुछ हीट की वजह से होते हैं, कुछ आवाज़ आती है ना ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरते हैं तो हमिंग नॉइज़ आती है, ठीक है, ऐसी आवाज़ आती है हमिंग सी, उसे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहते हैं। कुछ एडी करंट की वजह से होता है, तो ये हम देखना चाहेंगे। तो हेडिंग है हमारी एनर्जी लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर्स में क्या क्या एनर्जी लॉसेस हैं उसके बारे में हमें समझना है। तो यार पहला होता है कॉपर लॉस। पहला हमारा है कॉपर लॉस। कॉपर मतलब जो वायर्स होती है ना उसमें हीटिंग की वजह से जो होता है जूल्स हीटिंग लॉ के वजह से वो लॉस, ठीक है। सारे एनर्जी लॉसेस हैं। तो कॉपर लॉस आपको पता है किस में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट होता है इन द कॉपर कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये तो कॉपर लॉस इट इज़ ड्यू टू लॉस या हीट लॉस, it is due to heat loss from the it is due to heat loss from the it is due to heat loss from the copper coils of transformer, ठीक है। it is due to heat loss
फ्रॉम द कॉपर कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मतलब ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आपको पता है करंट पास करेगी कॉइल से कुछ टाइम के लिए तो हीट प्रोड्यूस हो जाती है। कॉपर गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो पहला लॉस तो ये है, हीट लॉस इन द कॉपर कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और इसे मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, जितनी मोटी आप तार लोगे उतना बढ़िया रहता है ना। तो मिनिमाइज़ यूजिंग थिक वायर्स को यूज़ करो, उससे हो जाएगा मिनिमाइज़। तो मिनिमाइज़ यूजिंग थिक वायर्स का आप यूज़ करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कॉपर लॉस के बाद होता है आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस यार, आयरन बहुत अच्छा इंड्यूस या एडी करंट बनाता है, तो इसमें एडी करंट आएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। तो आयरन लॉस क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके बीच में हम सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं। ये हमने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था, है ना, ये कि सॉफ्ट आयरन कोर रहता है। तो आयरन लॉस क्या होता है, इट इज़ द हीट लॉस। ये भी हीट लॉस होता है। ऊपर तो वायर्स में हुआ, ये होता है इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर। वो जो ट्रांसफार्मर बनाया था उसके बीच में होता है सॉफ्ट आयरन कोर। तो इट इज़ द हीट लॉस ड्यू टू या हीट लॉस इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। इट इज़ हीट लॉस इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। और पहला वाला तो ऊपर होता है जूल्स हीटिंग लॉ की वजह से, ये होता है एडी करंट की वजह से। एडी करंट आपको पता है कैसे होते हैं, है ना। बल्क ऑफ द, जैसे ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा एक मशीन होता है, डिवाइस है ना, बहुत बड़ी एक एपरेटस है। तो उसके लिए उसमें देखो बल्क में बहुत ज़्यादा इंड्यूस करंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से हमारा हीट लॉस होता है। ठीक है, इसे मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तो जो एडी करंट को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं वो यहीं करेंगे। तो लेमिनेटेड आयरन कोर यूज़ करें तो मिनिमाइज़ हो जाएगा। मिनिमाइज़ यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर्स। लेमिनेटेड आयरन कोर्स का यूज़ करेंगे तो ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है, कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया। अब कभी कभार क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीक कर जाता है, और लीक करेगा तो इतना अच्छा इंड्यूस ईएमएफ बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से अगर आपने इंसुलेशन नहीं करी, अच्छे से पैकेजिंग नहीं करी, तो मैग्नेटिक लॉस होता है। तो इट इज़ ड्यू टू, अब दूसरा है क्या, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी एक तरह का एनर्जी लॉस है ना। तो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गुड इंसुलेशन। अच्छे से इंसुलेशन नहीं हुई तो इस वजह से होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गुड इंसुलेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, आपको पता है ये होता क्यों है, लीकेज होगा इसलिए। तो हम क्या करें, प्राइमरी और सेकेंडरी को एक दूसरे के ऊपर ही कॉइल अप कर लें। लेमिनेटेड कोर की फिर ज़रूरत नहीं है, वो जो बीच में लगाया था, एक के ऊपर एक कॉइल अप करेंगे तो आपको पता ही है उससे बहुत बड़ा अच्छा इंडक्टर बनता है, जीरो रेजिस्टेंस बनता है, फ्लक्स अच्छा बनेगा, लीक नहीं होगा। ये तो मिनिमाइज़ बाय वाउंडिंग प्राइमरी, आधा डालो, प्राइमरी है P1 P2 ओवर सेकेंडरी या सेकेंडरी ओवर प्राइमरी, बट प्राइमरी को ऊपर रखोगे फ्लक्स अच्छा बनेगा। ठीक है, तो लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ गुड इंसुलेशन, मिनिमाइज बाय वाउंडिंग प्राइमरी ओवर सेकेंडरी। यार चौथा होता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। साउंड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये होती है जब हम ट्रांसफार्मर के अगल बगल से गुजरते हैं तो उससे हमिंग नॉइज़ आती है। देखो होगा आपने, बहुत आवाज़ करता है ट्रांसफार्मर। सर ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या करोगे तुम लोग, पता नहीं तुम्हें ट्रांसफार्मर क्या होता है। उससे आवाज़ निकलती है जब उसके चारों तरफ से जाते हैं। तो हमिंग नॉइज़, जो हमिंग नॉइज़ आती है फ्रॉम ट्रांसफार्मर से जो हमिंग नॉइज़ आती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमिंग नॉइज़ फ्रॉम ट्रांसफार्मर, इसे बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ये और देखो यहाँ पे मैग्नेटिज्म का लेना देना है, तो एक और होगा हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, ये हमिंग नॉइज़ से बहुत नुकसान हो जाता है। अगर आपने ये सब भी कवर कर लिया ना,
ये सारी चीज़ें आपने बेस्ट पॉसिबल वे से मिनिमाइज़ कर ली तो हमिंग तो होगी। और हमिंग से कभी भी आउटपुट ना इस वजह से ही 100% नहीं आता, 10% लॉस होता ही है। तो बढ़िया से बढ़िया आइडल ट्रांसफार्मर का या प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वह 90% होगा, क्योंकि इसको तो आप मिनिमाइज़ कर ही नहीं सकते। पाँचवा यार आपका हिस्टैरिसीस लॉस है। हिस्टैरिसीस लॉस होता ही है क्योंकि आप आयरन कोर को मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करते हो। तो पाँचवा तो आपका वो है, पाँचवा है आपका हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस तो ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से होता है ये, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर, इसकी वजह से होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, बहुत बढ़िया। तो इसको मिनिमाइज़ कैसे करें? ऐसा मटेरियल लो जिसका लो हिस्टैरिसीस लॉस हो, तो मिनिमाइज़ बाय यूजिंग, पहले पता चल गया ना ये क्यों होता है, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता है, रिटेंटिविटी कोर्सिविटी, उसकी वजह से। तो इट इज़ मिनिमाइज बाय यूजिंग मटेरियल हैविंग लो हिस्टैरिसीस लॉस, ऐसे मटेरियल यूज़ करेंगे जिसका हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, लो होगा, तो बात बन जाएगी। क्लियर है इतना? शाबाश। अब देखो एक चीज़ और, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले तो वही होता है ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, पहले तो वो है यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो इसमें पहले तो वही है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एसी का ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसे हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। स्टेप डाउन समझ जाना, टी लिख रहा हूँ मतलब ट्रांसफार्मर इज़ यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस, ट्रांसफार्मर का हम वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर फॉर टीवी फ्रिज एसी, इनके लिए पहले करते थे ना, अब तो इनबिल्ट आता है। यूज़ फॉर वोल्टेज स्टेबलाइजर या रेगुलेटर फॉर टीवी फ्रिज एक्सेट्रा। और जो आपका वो होता है ना स्पार्क प्लग या इग्निशन, गाड़ी चलती कैसे स्पार्क होता है ना उसमें, वो है। तो स्टेप अप को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं इग्निशन पर्पस के लिए इन ऑटोमोबाइल। स्टेप अप इज यूज फॉर स्पार्क इग्निशन क्या बोलें, या ऑटोमोबाइल इग्निशन ऐसे बोल सकते हो। स्टेप अप इज यूज फॉर स्पार्क इग्निशन। थोड़ी क्यूरियोसिटी है कि कैसे होता है, तो यू कैन रिफ़र टू एनिमेटेड वीडियोस, यूट्यूब में बहुत होंगे ऐसी। स्टेप अप इज़ यूज फॉर स्पार्क इग्निशन इन ऑटोमोबाइल्स। और एक और चीज़ है, देखो ट्रांसफार्मर का यूज़ हम इंडक्शन फर्नेस में भी करते हैं, इंडक्शन फर्नेस, ये चीज़ें हैं ना। तो इतने मुझे दिमाग में आ रहे हैं, इतने आप लोग लिख लो। क्लियर है? शाबाश। लास्ट टॉपिक बचा चोक कॉइल, वो देखते हैं, फिर इसे यूनिट को बाय बाय करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके, ठीक है। गुड। चलिए अब हमारी नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है यहाँ पे मेरे हिसाब से, ठीक है, वो हमारा चोक कॉइल है। देखो चोक कॉइल का काम क्या होता है, एसी करंट को रिड्यूस करना। यार वो काम तो सर कॉइल है ना, कॉइल इंडक्टर होता है, उसकी जगह रजिस्टर भी कर सकता है। बट यार बच्चों रजिस्टर में ना पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट बहुत होता है। आपको पता है इंडक्टर में तो पावर लॉस कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इंडक्टर को यूज़ करते हैं। तो चोक कॉइल है हमारी, चोक कॉइल। पर चोक कॉइल इज़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये एक तरह की इंडक्टर ही है। हालांकि हम कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि इसमें भी पावर लॉस 0 होता है, बट रजिस्टर नहीं कर सकते, आपको पता ही है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
यूज़ टू रिड्यूस AC करंट, यूज़ टू रिड्यूस AC करंट एक तरह की इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस है जो AC करंट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होती है, एंड ऑल्सो टू कंट्रोल इट, ऑल्सो टू कंट्रोल इट, यह इसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होती है। और वी कांट यूज़ रजिस्टर फॉर द सेम पर्पस, रजिस्टर फॉर द सेम पर्पस, हम रजिस्टर क्यों नहीं यूज़ कर सकते सेम पर्पस के लिए? मतलब सेम पर्पस क्या है कि हमें AC करंट को कंट्रोल या रिड्यूस करना है, उसके लिए हम रजिस्टर क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो आपको पता है उसमें पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट बहुत होता है, तो वी कांट यूज़ रजिस्टर फॉर द सेम पर्पस बिकॉज देन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ मच मोर, बहुत ज़्यादा होता है तब, मच मोर, ये बात है। पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है ये बात है? गुड। देन इसके बाद देखो चोक कॉइल कुछ नहीं होती, होती कैसे है? चोक कॉइल कंसिस्ट ऑफ, चोक कॉइल आपने देखी है, ट्यूबलाइट देखी ना पुरानी वाली, उसमें जैसे ट्यूबलाइट होती थी उसमें यहाँ पे एक चोक कॉइल नहीं लगी रहती थी, ऐसे उसे घुमाते थे है ना, जब कम रोशनी आती थी उससे, तो वही चीज़ है। तो चोक कॉइल में होता क्या है कि हम कॉपर की वायर को वाउंड करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड, तो ये बात है। तो चोक कॉइल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिक कॉपर वायर, थिक कॉपर वायर क्लोजली wound over. Choke coil consists of large number of turns of thick copper wire closely wound over soft iron core, soft iron core, ठीक है। अब इसका आपको पता है कॉइल का एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है जिसकी वजह से करंट रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये अब एक्सेल, एक्सेल ही होगा ना, चोक कॉइल एक इंडक्टर ही है, तो एक्सेल ऑफर्ड, एक्सेल जो होता है कितना होता है पता है ना, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल ऑफर्ड बाई चोक कॉइल, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल जो ऑफर्ड करता है ना इंडक्टिव रिएक्टेंस चोक कॉइल, ये बहुत लार्ज होता है ना, क्योंकि ज़्यादा इसमें क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, इसकी वजह से एक्सेल भी हाई होगा ना, ये। तो एक्सेल ओमेगा एल ऑफर्ड बाई चोक कॉइल इज़ वेरी लार्ज, हेंस इफेक्टिवली AC इज रिड्यूस, AC इज़ इफेक्टिवली रिड्यूस, AC जो होती है इफेक्टिवली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कि जो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल ऑफर्ड कर रहा है चोक कॉइल वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से AC जो होती है इफेक्टिवली क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये अब अगर हम आइडल चोक कॉइल की बात करें, इन एन आइडल चोक कॉइल, क्योंकि एक इंडक्टर ही है, तो इन एन आइडल चोक कॉइल, आइडल चोक कॉइल में क्या होता है, जो हमारा ओमिक रेजिस्टेंस होना चाहिए है ना, ओमिक रेजिस्टेंस, ओमिक रेजिस्टेंस होना चाहिए 0, बट ऐसा हो नहीं पाता, बिना उसके तो काम ही नहीं करेगी। तो जो हमारी चोक कॉइल है उसमें कॉइल के साथ हम रजिस्टर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि बिना उसके तो काम नहीं कर पाएगा। तो इन एन आइडल चोक कॉइल ओमिक रेजिस्टेंस 0 होता है, काम ये वैसे करेगी, यहाँ पे भी वोल्टेज जो है लीड करेगी किसको, IAC को, कितने फेज से, बाई π/2 फेज से, होगा तो यहाँ इंडक्टर के जैसा ही है ना, वोल्टेज लीड करेगी। ये रियलिटी में हम क्या करते हैं, चोक कॉइल में एक इंडक्टेंस होता है L है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है R, और साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगाते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो इन रियलिटी choke coil contains, रियलिटी में चोक कॉइल में इंडक्टर L होता है जिसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r होता है, विद इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, और एक हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लेते हैं कैपिटल R,
ठीक है, ये समझ गए। जब तक हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लेंगे कैपिटल आर, तब तक बात नहीं बन पाएगी, ये ठीक से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको पता है अगर मैं यहाँ पे चोक कॉइल में पावर की बात करूँ तो यहाँ पे पावर आएगी जो एवरेज, वही आएगी जो पहले आ रही थी इंडक्टर में, ई वी आई वी कॉस फाई, और फेज़ एंगल 90 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 0। पता है ना इंडक्टर में फेज़ एंगल कितना बनता है 90, वी लीड करता है आई को π/2 फेज से, इसलिए पावर एवरेज क्या आएगा 0 आएगा। दैट्स वाई हम इसे यूज़ करते हैं किसके कंपैरिजन में, रजिस्टर के कंपैरिजन में। ठीक है, और कॉस फाई होगा कितना यहाँ, तो पावर एवरेज या कॉस फाई अगर मैं आपको बताऊँ सिंपली, तो कॉस फाई आपको पता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पता ही चल गया आर है, आर अपर अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा। एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल, ये एक्सएल को आपको पता ही है क्या लिख सकते हैं, एक्सएल होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, और कुछ तो है नहीं इसमें, ये है। अब ये दो तरह का होता है ए एफ और आर एफ चोक, तो वो देख लो फिर ख़त्म करते हैं। चोक कॉइल दो तरह की होती है, ऑल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और एक आर एफ रिड्यूस फ्रीक्वेंसी, दो होती है। तो पहले इसमें देख लेंगे हम ए एफ चोक। ए एफ चोक दो तरह की होती है। ए एफ चोक क्या होता है, जैसे मैंने कॉइल बनाई यहाँ पे, ये पहले तो सिंबल देख लो, ये हमने कॉइल बना दी इसमें। ठीक है, कॉइल के ये ऐसे निकल रहे हैं, ये ठीक है, ये ऐसे निकल गए, ये ए एफ चोक हो गई। और इसके ऊपर हम बार बना देते हैं एक, वो ए एफ चोक का नोटेशन होता है। ए एफ चोक क्यों कह रहे हैं इसे, तो ए एफ चोक में क्या होता है, ए एफ चोक में होता क्या था, हम यहाँ पे लेमिनेटेड कोर कुछ ऐसा यूज़ करते थे। ठीक है, हाँ, तो ए एफ चोक किसके लिए होती है, लो फ्रीक्वेंसी करंट को रिड्यूस करने के लिए होती है। तो यूज़ फॉर रिड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसी करंट, यूज़ फॉर रिड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसी करंट, जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसके लिए हम ए एफ चोक यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यूज़ फॉर रिड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसी करंट कौन सा है, एसी करंट। ठीक है, तो यहाँ पे ए एफ चोक कंटेन्स लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर दिख रहा है आप लोगों को, गुड। ठीक है, तो ए एफ चोक का यूज़ है, बार बना दिया, यूज़ फॉर रिड्यूसिंग लो फ्रीक्वेंसी करंट, ए एफ चोक कंटेन्स लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। अब देखो हमें पता है आई वी जो होगा, जैसे आई वर्चुअल है, वो ई वी बाई नीचे रेजिस्टेंस आएगा जो यहाँ पे होता है। जैसे मैं अभी इसमें थोड़ी देर के लिए एक्सेल ले लूँ, तो ई वी बाई एक्सेल होता है ओमेगा एल, और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू एल। अब आप खुद ही देखो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी क्या लो है, तो आई वी क्या होगा, बहुत हाई होगा। और अगर इतने ज़्यादा वर्चुअल करंट को अगर हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, तो एल को हमें हाई रखना पड़ेगा, एल हाई होगा तभी एक्सएल हाई होगा, तभी ये इसे रिड्यूस कर पाएगा। तो फ्रीक्वेंसी लो है, आई वी बहुत हाई होगा, और इतने हाई करंट को रिड्यूस करने के लिए एल को हमें क्या बनाना पड़ेगा, हाई बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब एल हाई हो जाएगा तो एक्सएल भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल होता है ना। ये फ्रीक्वेंसी लो है, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो ये करंट बहुत हाई होगा, इसका मैग्नीट्यूड बहुत हाई होगा। तो इसको अगर हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि एसी जो हमारा चोक कॉइल है उसका काम ही यही है कि इसको रिड्यूस करना, तो उसके लिए हमें एल को हाई लेना पड़ेगा, इंडक्टर को हाई लेना पड़ेगा। इंडक्टर को हम तब हाई ले सकते हैं जब उसकी रेजिस्टेंस या इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो, हाई हो। ठीक है, ये है हमारा ए एफ चोक। ठीक है, अब इसके बाद है कि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई ना हो, मतलब फ्रीक्वेंसी इतनी लो ना हो, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो, तो एल को हमें इतना ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, छोटे से छोटे एल में भी काम हो जाएगा, तो वो हमारा होता है आर एफ चोक। तो अब हम बात करेंगे आर एफ चोक की। ठीक है, ए एफ और आर एफ देख लेना क्या है। ठीक है, आर एफ चोक में ऊपर ये नहीं बनता, बस यही रहता है यूँ। ठीक है, तो अब हम पे है आर एफ चोक। आर एफ चोक कब यूज़ करते हैं, यूज्ड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ हाई, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और आर एफ चोक का
RF चोक का L जो होता है वो लो होता है, कम होता है। इतना याद रख लेना आप, ठीक है। बस और क्या बताऊँ इसमें, RF चोक कैसे बनता है ये बना ही दिया, और कुछ है नहीं, ठीक है। बस इतना ही है। अच्छा, इसमें एक ये है कि याद नहीं आ रहा मुझे, बट जैसे AF चोक में, AF जो हमारा चोक होता है उसमें हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, तो सॉकेट चोक लेते हैं या एयर अच्छा अब आ गया, एयर चोक्स लेते हैं ना, यहाँ पे एयर कोर्स लेते हैं, तो उससे हमारा RF चोक बनता है। हेयर चोक कंटेन्स एयर कोर्स हवा का कोर रहता है, मतलब उसमें कुछ होता ही नहीं, खाली रहता है, रादर देन सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर को छोड़ के यहाँ पे क्या रहता है, एयर कोर रहता है। सॉफ्ट आयरन कोर कहाँ होता है, याद है, सॉफ्ट आयरन कोर होता था AF चोक में, यहाँ पे सिर्फ एयर कोर रहता है, यहाँ पे कोई सॉफ्ट आयरन कोर नहीं रहता, ठीक है। ये चीज़ है, बस इतना ही है। बस एक नोट पे छोड़ जाता हूँ आप लोगों को, ख़त्म ही हो गया ये। नोट क्या है, नोट ये है कि इंस्टेड ऑफ चोक कॉइल नोट है, RF चोक तो ख़त्म हो गया, कि इंस्टेड ऑफ चोक कॉइल की जगह वी कैन यूज़ कंडेंसर ऑल्सो। कंडेंसर आपको पता है क्या होता है, कैपेसिटर। कंडेंसर ऑल्सो एज, वहाँ पे भी एवरेज पावर कंजप्शन कितना होता है, 0 होता है, इसलिए हम कंडेंसर को भी यूज़ कर सकते हैं। किसकी जगह, चोक कॉइल की जगह, ठीक है, याद रहेगा। इंस्टेड ऑफ चोक कॉइल वी कैन ऑल्सो यूज़ कंडेंसर, क्योंकि उसमें भी एवरेज पावर कंजप्शन 0 होता है। बट हम रजिस्टर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्टर में पावर लॉस होता है। AF चोक समझ में आ गई ना, AF चोक कब यूज़ करना है, पहली बात तो AF चोक में ऊपर बार आएगा कॉइल के ऊपर। AF चोक कब यूज़ करना है, जब फ्रीक्वेंसी लो हो। AF चोक जो है कब यूज़ करना है, जब फ्रीक्वेंसी लो हो। फ्रीक्वेंसी लो होगी, L को रखना पड़ेगा हाई, जिसकी वजह से XL भी क्या होगा, हाई, क्योंकि जब भी फ्रीक्वेंसी लो होगी तो जो मैग्नीट्यूड है AC करंट का वो बहुत हाई होगा, और उसको रोकने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए XL भी हाई रखना पड़ेगा। XL कब हाई होगा, जब L भी क्या हो, हाई हो, क्योंकि XL 2 चीज़ों से बनता है, ओमेगा और L से। भाई ओमेगा तो लो है तो L को हाई रखना पड़ेगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और मेन बात यह है कि जो हमारा AC चोक कॉइल है उसमें हमें अंदर लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर रखना पड़ता है, ठीक है। RF चोक कब यूज़ करेंगे, RF चोक तब यूज़ करेंगे जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हाई ना हो, तो L को नीड नॉट टू बी हाई, लो रखेंगे, और यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन कोर की जगह एयर चोक यूज़ करते हैं, इसमें बार नहीं बनता ऊपर, बस ये है, ठीक है। गुड, चलिए यूनिट ख़त्म।